सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 18 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि नवंबर 2022 में अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ यानी कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के एथलीट आयोग के लिए चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा अचंता शरत कमल। तो भारत के स्टार टेबल टेनिस प्लेयर हैं अचंता शरत कमल, और ये कहाँ से हैं? ये तमिलनाडु से हैं। और अभी ये इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। एक्चुअली में एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और ओशिनिया से टोटल 8 एथलीटों को चुना गया है। ये 2022 से लेकर 2026 तक 4 साल के लिए आयोग में काम करेंगे। और अगर आपको याद हो तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में 10 भारतीय खिलाड़ियों को चुना गया था। तो उन 10 खिलाड़ियों में एक नाम ये भी था अचंता शरत कमल का। उसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद आएगा, अभी 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसके लिए भी किसको चुना गया? अचंता शरत कमल को ही। और अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे ना 2022 वाले, जो कि इसका 22वां संस्करण था, कहाँ पे हुआ था? बर्मिंघम यूके में। उसमें भी अचंता शरत कमल ने एक रिकॉर्ड बनाया था, सबसे ज्यादा मेडल जीतने का रिकॉर्ड। इन्होंने टोटल उसमें 4 मेडल जीते थे, जिसमें से 3 तो गोल्ड ही थे, एक सिल्वर था। बाकी देखो, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की बात करते हैं तो स्थापना होती है 1926 में। और अगर आपसे पूछे कि पहली वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप ये कब हुई थी? 1926 में। कहाँ पे? लंदन में। और वैसे इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में मिलेगा आपको। और आपको याद है इस साल 83rd नंबर की नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप ये कहाँ पे हुई थी? ये मेघालय में हुई थी। और एक आप नाम और याद रखना, भाविना बेन पटेल का नाम आपसे पूछा जा सकता है। नाम देके पूछ लेंगे किससे संबंधित है ये? टेबल टेनिस से। ये पैरा प्लेयर है, पैरा टेबल टेनिस प्लेयर है। और अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने गोल्ड जीता था, और उससे पहले टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर जीता था। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अमर सिंह। अमर सिंह ये भारतीय मूल के सिख स्वयं सेवक हैं। इन्होंने 7 साल पहले टर्बन फॉर ऑस्ट्रेलिया की स्थापना की थी, जो कि एक धर्मार्थ संगठन है जो प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़ आ गया, आग लग गई, भूकंप आ गया, तो जो भी प्राकृतिक आपदाएं होती है उसमें लोगों की सहायता करता है ये संगठन। और इसी कारण से अभी इन्हें स्थानीय नायक यानी कि लोकल हीरो श्रेणी में ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम याद रखना। बाकी आप जानते हो ए सेतु माधवन एजुथ चंद पुरस्कार मिला इन्हें, प्रसिद्ध मलयालम लेखक हैं ये। अभी शेहान करुणा तिलिका का नाम इंपॉर्टेंट है, बुकर पुरस्कार 2022 इनको मिला, श्रीलंका के लेखक हैं ये। और आप जानते हो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसे मिला? अभी गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को, इनकी बुक टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। और बालकृष्ण विट्ठल दोषी की बात करेंगे तो अभी रॉयल गोल्ड मेडल अवार्ड 2022 इनको मिला था। और बालकृष्ण विट्ठल दोषी का नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला प्रित्जकर पुरस्कार इनको मिला था 2018 में, और ये पुरस्कार पाने वाले अभी तक ये एकमात्र भारतीय हैं। और ये जो प्रित्जकर पुरस्कार है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है, वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार इसको कहते हैं। अब आप कहोगे कि अभी 2022 में ये जो प्रित्जकर पुरस्कार है ये किसको मिला? तो आंसर होगा फ्रांसिस कैरे को। तो ये भी आप ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पे बात ऑस्ट्रेलिया की है तो एक स्टैटिक प्रश्न आपसे पूछूंगा कि ऑस्ट्रेलिया में घास के जो मैदान है उनको क्या कहा जाता है? और बात स्टैटिक की है। अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि आपके जो एग्जाम होते हैं उसमें जो स्टैटिक प्रश्न आते हैं वो स्टैटिक प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? आपके करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं कि करंट अफेयर्स में अभी जो चल रहा है उसी से संबंधित या उसी से स्टैटिक निकाल करके आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसी तरह की प्रैक्टिस कराने के लिए आपकी करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन में हमने एक नया क्विज स्टार्ट किया है, जिसमें मॉर्निंग में आपको टॉप 10 स्टैटिक क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके करंट अफेयर्स में टॉपिक चल रहे हैं वहीं से स्टैटिक निकाली गई है। जैसे कि अभी ऑस्ट्रेलिया न्यूज में आ गया तो पूछ लेंगे ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहते हैं, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ये कहाँ पर है, प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं। तो इस तरह से तो वहां पे जाओ, उससे आपका स्टैटिक पार्ट मजबूत होगा धीरे धीरे।
और शाम के वक्त जनरल साइंस के टॉप 10 आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और वो क्वेश्चंस वही होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस तरह से आपके वहां पे एग्जाम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी कि एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और 10-10 क्वेश्चन ही रखे हैं ताकि 2 मिनट में आप काम खत्म कर लो, आपका ज्यादा समय नहीं लगे और 10 क्वेश्चंस को याद रखना आसान भी रहेगा। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओ पुरानी कोई क्विज अपने हिसाब से उठा लो ताकि जो पीछे छूट रहा है उसका भी आपका टाइम टू टाइम रिवीजन होता रहे। और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। आप भूल जाते हो इसलिए मैं याद दिला रहा हूं। अभी हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी नवंबर 2022 में किस राज्य में पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम यानी कि पैसा ये लागू किया गया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं पैसा अधिनियम, पैसा एक्ट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, यानी कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार। तो अभी हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर यानी कि 15 नवंबर को मध्य प्रदेश में ये पैसा एक्ट लागू किया। और पूछे अगर कि मध्य प्रदेश में भी कहां से इसे लागू किया गया, किस जिले से? तो शहडोल जिले से। और इसी के साथ याद रखना मध्य प्रदेश ये कानून लागू करने वाला देश का 7वां राज्य बन गया है। इससे पहले कहां कहां पर यह कानून लागू था? हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में। अच्छा, इस कानून का उद्देश्य है क्या? कि इसकी मदद से अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को अधिकार देकर आदिवासियों को पावरफुल बनाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। और अगर आपसे पूछे ये जो पैसा कानून है ये देश में लागू कब हुआ था? सबसे पहले 24 दिसंबर 1996 को। प्रश्न तो यहाँ पे ये भी बन सकता है कि किस समिति की सिफारिश पे इसको लागू किया गया? तो वो याद रखना, दिलीप सिंह भूरिया समिति। अब अगर डेली आप हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो आप लोगों को याद है हम चीजों को लिंक कर करके याद करने की कोशिश करते हैं ताकि चीजें हमें लंबे समय तक याद रहे। अब पंचायत से कुछ स्टैटिक प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको याद दिला दूं ताकि आपका पुराना वाला पार्ट भी रिवाइज हो जाए। जैसे कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत अभी किस राज्य की बनी है? तो आंसर होगा केरल की। और नाम क्या है उसका? पुल्लमपारा पंचायत। अगर आपसे पूछा जाए बालिका पंचायत का सफल आयोजन अभी कहां पे किया गया था? गुजरात के कुनरिया गांव में। याद है आपको भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी बनी थी? जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव। अच्छा, ये तो कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न हो गए। अब ध्यान से सुनना, कुछ पॉइंट्स मैं आपको याद दिला रहा हूं। पहला पॉइंट तो ये याद रखना कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है, यानी कि लोकल गवर्नेंस। और भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। क्यों? क्योंकि उन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया, जिसे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अच्छा, ये प्रश्न बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया? बलवंत राय समिति ने। 1957 की बात है। और इस तरह से देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत की शुरुआत ये कहां से होती है? राजस्थान के नागौर जिले से। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। किसके द्वारा? उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो इस तरह से 73वें और 74वें संविधान संशोधन से भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। और ये जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है, ये कब का अधिनियम है? 1992 का। ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 से। इसीलिए तो आप लोग 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हो। और याद रखना, इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 243 से लेके 243O तक पंचायती राज से संबंधित बताया गया। और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान रखें। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में कौन सा देश विश्व में दूसरा सबसे अधिक इस्पात यानी कि स्टील का उत्पादन करने वाला देश बन गया है? तो आंसर होगा भारत। तो स्टील के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है? चाइना है। पर दूसरे स्थान पे कौन आ गया? दूसरे स्थान पे भारत आ गया है, जापान को पछाड़ करके। और इसी तरह से अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने पढ़ा था कि जो भारत है
ये दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बन गया है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। अच्छा, कुछ आयरन स्टील प्लांट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि दुर्गापुरा आयरन स्टील प्लांट, लौह इस्पात संयंत्र, ये आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में, और इसे किसकी सहायता से बनाया गया था? इंग्लैंड की सहायता से। वहीं राउरकेला की बात करेंगे, राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र आप जानते ही हो, ये उड़ीसा में है, इसे जर्मनी की सहायता से बनाया गया था। भिलाई स्टील प्लांट की बात करें, ये आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में, इसे सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया था। और याद रखना ये तीनों सेकेंड 5 ईयर प्लान में बने थे। और ये किस मॉडल पर आधारित हैं पूछे तो महाल नोबिस मॉडल पर आधारित हैं ये। और बोकारो आयरन स्टील प्लांट ये आपको मिलेगा झारखंड में, इसे सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया था, तीसरी पंचवर्षीय योजना में ये बना। अच्छा, टिस्को कहां पर है? टाटा आयरन स्टील कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना होती है 1907 में, ये आपको मिलेगा झारखंड के जमशेदपुर में। और जमशेदपुर ये किस नदी के किनारे स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। अभी आपको याद है दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील यानी कि ग्रीन स्टील यानी कि कोयले को यूज किए बिना स्टील बनाया था स्वीडन ने। स्वीडन की एक कंपनी है हाइब्रिड, उसने बनाया था और इसे सबसे पहले किसको बेचा? वॉल्वो ग्रुप को। अभी वैसे वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन बने थे कौन? सज्जन जिंदल बने थे। और अभी इंडियन स्टील एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल बने आलोक सहाय। आपको याद है CO2 कैप्चर करने के भारत का पहला प्लांट शुरू किया था टाटा स्टील ने। और टाटा स्टील के MD CEO कौन है? TV नरेंद्रन है। आपको याद हो तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज का उद्घाटन किया गया था नीदरलैंड के कैपिटल एम्स्टर्डम में। और इसी तरह से आपको याद हो तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के CMD बने थे इसी साल, अतुल भट्ट उनका नाम है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का विशाखापत्तनम में। और मुझे बताओ किस देश के शोधकर्ताओं ने पहला कोविड-19 स्टेनलेस स्टील बनाया था? हांगकांग आंसर होगा। और अभी कहाँ पर देश की सबसे पहली स्टील सड़क का निर्माण किया गया था? तो गुजरात में। गुजरात में भी कहाँ पे? सूरत में। चलो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता हूँ, यह आप ही के लिए होमवर्क प्रश्न होगा, ध्यान से सुनो। अभी हमारे देश के स्टील मैन के नाम से फेमस थे जिनका अभी निधन हो गया, उनका नाम बताओ, उनका नाम क्या था? तो जिसको याद है कमेंट बॉक्स में टाइप करो, और जिसको नहीं याद वो कमेंट बॉक्स में जाकर के देखो जिन्होंने आंसर लिखे हैं, ताकि आगे से अब आपको भी ये याद रहे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए हाल ही में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 नवंबर को। तो भारत में मिर्गी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 17 नवंबर को नेशनल एपिलेप्सी डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में। मिर्गी ये मस्तिष्क का एक पुराना विकार है जो बार बार होने वाले दौरे या फिट्स के रूप में जाना जाता है। ये किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है, तो इसी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिन को मनाते हैं हम लोग। ये हम राष्ट्रीय मिर्गी दिवस की बात कर रहे हैं 17 नवंबर को। एक अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस भी होता है, वो फरवरी के दूसरे सोमवार को होता है। वैसे आपको बता दूं 17 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे के रूप में भी मनाया जाता है। लेकिन आप तो जानते हो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की जो जयंती होती है, तो उस दिन को भारत में हम विश्व छात्र दिवस वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के रूप में मनाते हैं। तो चलो अभी नवंबर के इंपॉर्टेंट डेज भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कौन कौन से मना चुके हैं। 1 नवंबर को हमने वर्ल्ड वैगन डे मनाया। 3 नवंबर को पहला अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व डे। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस और 10 नवंबर को ही उड़ीसा ने बाजरा दिवस मनाया। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस और 12 नवंबर को ही लोक प्रसारण दिवस पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया। और अभी 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया था। और 16 नवंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस के रूप में भी मनाया गया। तो ये आप जरूर याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताओ अभी नवंबर 2022 में भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल का कार्यकाल अभी 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। नाम बताओ उनका क्या है? तो आंसर होगा डॉक्टर VG सोमानी। हमारे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैं ये डॉक्टर VG सोमानी,
जिनका कार्यकाल अभी 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ये केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन का प्रमुख होता है, जो देश भर में गुणवत्तापूर्ण दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होता है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ करंट अफेयर्स का है कि अभी सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया था, उस ऑपरेशन का नाम क्या है ये बताओ। बाकी आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल बने अभी डॉक्टर राजीव बहल, और सीएसआईआर की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। अभी डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन बने थे? समीर वी कामत बने थे। ये नाम याद रखना, बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान को किसने शुरू किया? तो आंसर होगा राष्ट्रीय महिला आयोग। तो अभी राष्ट्रीय महिला आयोग ने साइबर स्पेस में महिलाओं और बालिकाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने यानी कि मजबूत बनाने और उनकी स्किल्स को मजबूत करने, उसे बढ़ाने के लिए ये डिजिटल शक्ति अभियान का चौथा चरण शुरू किया है। एक्चुअली में 2018 में इस डिजिटल शक्ति अभियान को शुरू किया गया था। कब? 2018 में। तो इस अभियान की मदद से देश भर में महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल बनाने पर जोर दिया जाता है ताकि साइबर सुरक्षा के लिए उन्हें जागरूक किया जा सके। राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें, स्थापना होती है 1992 में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा, और आपने पढ़ा होगा अभी कुछ दिन पहले ही राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी कौन? जयंती पटनायक। इनका भी निधन हो गया है। और राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक अभियान शुरू किया था, शी इज अ चेंज मेकर। तो ये भी आप याद रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी 19 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर 2022 तक कहां पर अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो आंसर होगा हरियाणा में। तो हम बात कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव की। कब से कब तक? 19 नवंबर से 6 दिसंबर 2022 तक। कहां पे? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। और इसका शुभारंभ किया है हमारी पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। अब ये हरियाणा में होगा। तो ये रहा मैप में हरियाणा। देखो, हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है, और आपको याद है अभी चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह के नाम पे कर दिया गया। यहाँ के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, और गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। आपको याद होगा अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण हरियाणा के पंचकुला में हुआ था, जिसमें टॉप पे हरियाणा था और उसका शुभंकर मैस्कॉट था धाकड़। और जो अगले साल खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण होगा वो मध्य प्रदेश में होगा। लेकिन याद रखना, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो अभी दूसरा संस्करण है वो तो बेंगलुरु में हुआ था, उसका शुभंकर था वीरा, और उसमें टॉप पे रहा था बेंगलुरु का जैन यूनिवर्सिटी। लेकिन अगले साल जो इसका तीसरा संस्करण होगा वो कहाँ पे होगा? वो उत्तर प्रदेश में होगा। और आपसे अगर पूछे कि अभी भारत का पहला भारतीय जैविक डेटा केंद्र ये कहाँ पे स्थापित किया गया? फरीदाबाद में। और बताओ भी हरियाणा सरकार ने किस दिन को नो मीटिंग डे के रूप में घोषित किया था? मंगलवार को। अभी हरियाणा सरकार ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया है, रेत व अन्य खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों को ट्रैक करने के लिए। हरियाणा सरकार ने अभी टैबलेट बांटने के लिए ई अधिगम योजना शुरू की है। अभी 35वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन कहाँ पे हुआ था? हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ था, जिसका थीम राज्य है जम्मू कश्मीर और भागीदार देश पार्टनर कंट्री रहा उज्बेकिस्तान। अभी हरियाणा ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना को भी शुरू किया था। और भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर ये कहाँ पे स्थापित होगा? गुरुग्राम में। तो गुरुग्राम से आपको याद आएगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। भारत का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया गुरुग्राम में। भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर ये गुरुग्राम में लॉन्च किया गया। गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त बनी थी कला रामचंद्रन। और गुरुग्राम के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया तनिष्का कोटिया को। इनका संबंध शतरंज से है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हुई है तो याद रखना, इसकी शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 से। और कहाँ से? पानीपत, हरियाणा से। पानीपत को बुनकरों का शहर भी बोलते हैं। और हरियाणा में आपको कालेसर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये सब मिलेंगे। ध्यान रखना ये सारे पॉइंट्स बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में कौन सी कंपनी $1 ट्रिलियन खोने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई है? तो आंसर होगा अमेजॉन। अमेजॉन के संस्थापक कौन? जेफ बेजोस। और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वॉशिंगटन, अमेरिका में। इसके CEO एंडी जेसी है। एक्चुअली में 2021 में इसका जो मार्केट कैपिटल था
बाजार पूंजीकरण वो कितना था 1.88 ट्रिलियन डॉलर, जो कि अभी 2022 में कितना रह गया 0.88 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि 1 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 1000 बिलियन डॉलर का इसको नुकसान हुआ। तो अमेरिका में मंदी की आशंका, बढ़ती मुद्रास्फीति और सख्त मौद्रिक नीतियों और निराशाजनक कमाई के कारण कंपनी के शेयरों में ऐतिहासिक बिकवाली हुई, जिसके कारण ही कंपनी के बाजार पूंजीकरण यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन में 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की गिरावट देखी गई। तो इस तरह से याद रखना, अमेजन ये 1 ट्रिलियन डॉलर खोने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई है। वैसे केवल इसी में नहीं, वहां पे और भी कंपनियां हैं, उनमें भी गिरावट हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा इसी में हुई है। अच्छा, मेटा क्या है? ये फेसबुक का नया नाम है मेटा। इसके सीईओ मार्क जकरबर्ग है। अल्फाबेट ये गूगल की पेरेंट कंपनी है और गूगल और अल्फाबेट दोनों के अभी सीईओ सुंदर पिचई है। माइक्रोसॉफ्ट इसके सीईओ सत्या नडेला है और आप जानते हो सत्या नडेला और सुंदर पिचई को पद्म भूषण से सम्मानित किया था भारत ने। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी नवंबर 2022 में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने आर्टेमिस 1 मिशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा अमेरिका। तो अभी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि नासा ने मिशन आर्टेमिस 1 को लॉन्च किया है। कहां से लॉन्च किया? कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से, और इसमें ओरियन स्पेसशिप भेजा गया है। ये चंद्रमा के लिए एक मिशन है, मून मिशन है। पहले हम नासा की बात करते हैं। नासा मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। स्थापना होती है इसकी 1958 में और इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? बिल नेल्सन है 14th नंबर के। आपने दाविंची मिशन के बारे में सुना होगा, ये शुक्र ग्रह के लिए है जिसे नासा लॉन्च करेगा। अच्छा, नासा की एक जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक है सिंथिया रोसेंसबर्ग। अभी विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 इन्होंने जीता है। अभी नासा ने अंतरिक्ष में दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप भी लॉन्च किया था जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। और नासा ने ही दुनिया का पहला डार्ट मिशन लॉन्च किया था। डार्ट मतलब होता है डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट। उसके अलावा नासा और इसरो मिलकर के निसार उपग्रह बना रहे हैं जिसे 2023 में लॉन्च करेंगे। ये निसार मतलब होता है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। और जो इसरो है ये भी शुक्र ग्रह यानी कि विनस के लिए, उसके अध्ययन के लिए, उसकी स्टडी के लिए एक मिशन लॉन्च करेगा, शुक्रयान फर्स्ट मिशन नाम से। कब? 2024 में। और भारत और जापान, इनके चंद्र मिशन का नाम क्या है? ल्यूपेक्स यानी कि लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। और इसरो ने 2022 का जो पहला इसका सैटेलाइट है उसका नाम है EOS-04। EOS मतलब हो गया अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। और इसे किस रॉकेट से भेजा गया था? PSLV-C52। तो ये ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया? तो आंसर होगा शरद कमल अचंता को। टेबल टेनिस प्लेयर हैं ये और तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। याद रखना, आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है और इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे इनकी PDF भी आपको मिल जाएगी। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम का लिंक भी नीचे मिल जाएगा। और एक बार फिर से याद दिला दूं, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक एक बार जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।